अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मोअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू तारीख़ी नावल बरक़े कलीसा किस्त नंबर 23। मोअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। सब हवेली में दाखिल हुए तो गरीता की माँ, इसकी खाला, चचा, मुरीना और उर्फा सब ने इनका बेहतरीन इस्तकबाल किया। पहले मुरीना ने लेकर एक कमरे में दाखिल हुई। इसका बच्चा एक छोटे से पलंग पर लेटा हुआ था। मुरीना ने कराकूश की तरफ देखते हुए एक बच्चे की तरफ मखसूस इशारा किया, जिस पर कराकूश आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लेकर प्यार करने लगा। इस दौरान अहमद और शोबान आगे बढ़े। बारी बारी उन्होंने बच्चों को लेकर प्यार किया। फिर शोबान ने अहमद को मुखातिब किया, ए अमीर, मैं शाम का खाना खा चुका हूँ। मैं जानता हूँ आप इस हवेली में खाना खाएंगे फिर लौट जाएंगे। मैं सिर्फ अपने भाई कराकूश के बच्चे इसकी बीवी को देखना चाहता था। अब मैं देख चुका हूँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अपनी मंजिल की तरफ जाता हूँ। आपको पता है, अपने ठिकाने पर पहुंचने के लिए मुझे एक लंबी मुसाफत तय करना होगी। शोबान की इस बात पर अहमद और कराकूश ने बाहम मशवरा किया। फिर अहमद ने शोबान को जाने की इजाज़त दे दी थी। अहमद और कराकूश हवेली के बैरून दरवाजे तक शोबान को छोड़ने के लिए आए। फिर वो घोड़े पर सवार हुआ, अपने घोड़े को एड़ लगाई, फिर बस्ती के बाहर शुमाली समत सर पर दौड़ा दिया। जब तक वो दिखाई देता रहा, दरवाजे पर खड़े होकर अहमद और कराकूश देखते रहे। इसके जाने पर वो किसी कदर अफसरदा और फिक्रमंद हो गए थे। दोनों की गर्दनें झुक गई थीं। जब वो मुड़े तो उन्होंने देखा इनके पीछे इदरीस और इसका भाई दोनों खड़े थे। इस मौका पर इदरीस ने अहमद को मुखातिब किया, अहमद मेरे बेटे, तुम दीवान खाने में जाकर बैठो, हम दोनों भाई थोड़ी देर तक आते हैं। मुरीना और कराकूश, तुम दोनों बच्चे के पास जाओ। इन अल्फाज के साथ ही कराकूश अपनी बीवी और बच्चे को लेकर कमरे में चला गया। इसके पीछे पीछे इदरीस, इसका भाई दूसरी तरफ चले गए, जबकि अहमद दीवान खाने की तरफ बढ़ा था। जब वो दीवान खाने में दाखिल हुआ तो दंग रह गया। पहले से गरीता वहां बैठी हुई थी। गरीता बेचारी अब खुद अफसुर्दा थी। हाथ के इशारे से इसने अहमद को बैठने को कहा। अहमद चुपचाप बैठ गया। कुछ देर तक गरीता गौर से अहमद के देखती रही। इस मौका पर गरीता खुद पानी की मुतलाशी, आवारा बादल और बूढ़े पीपल जैसी वीरान और अफसुर्दा थी। इसने देखा कि इसके सामने बैठा अहमद बेचारा सिसकते लम्हों जैसा मलूल वीरान सा सर झुका बैठा था। इसने अहमद को मुखातिब करके कहा, अहमद, अहमद क्या बात है, अब उदास और अफसुर्दा क्यों है? वो गरीता की हालत अहमद से भी बदतर थी। फिर भी इसने सवाल कर डाला था। गरीता के सवाल पर अहमद ने अपनी झुकी हुई गर्दन सीधी की। गमज़दा सी निगाह इसने गरीता पर डाली। फिर इसकी आवाज़ दीवान खाने में बुलंद हुई, सुन गरीता, मेरे फ़र्ज़ की पुकार पहले की निस्बत ज़्यादा ज़ोर से मुझे मौत की मंजिलों की तरफ पुकारने लगी है। गरीता, मैं तुम्हें किसी धोखे, किसी फ्रेब में नहीं रखना चाहता। मेरा शोबान के साथ बराबर राब्ता रहता है। वो मुझे मेरे फ़र्ज़ के बंधन से आगाह करके चला गया है। इसने जो इतलात फराहम किया है, इनसे लगता है जैसे मौत मर के लम्हात मुझे कर्ब के डायनों के रक्स की तरफ बुला रहे हैं। लगता है क़ज़ा अनकरीब मुझे तीरों की अनियों के अजाब में डालना चाहती है। गरीता, गरीता, ये मत ख्याल करना कि मैं ऐसी गुफ्तगू करके तुमसे जान छुड़ाना चाहता हूँ। तक़दीस काबा की कसम, मैं तुमसे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जिसकी कोई अथा नहीं। तुमसे मेरी उल्फत रूह और दिल के रिश्ते की सी है। मेरी तुमसे मोहब्बत ऐसी ही है जैसे फूल और शबनम, जैसे धूप और साया, जैसे महताब और चांदनी, जैसे ख्वाब और ताबीर, जैसे बादल और बरखा, जैसे मीग और खुशहाली का संग। सुन गरीता, मैं तेरे दिल की बस्ती वीरान नहीं करना चाहता, पर मैं पहले से तुम पर वाज़े कर दूं कि अनकरीब मेरा फ़र्ज मुझे नहूसत के लम्हों, गारों में गुम रोशनी और गुलामी के लामकों की तरफ बुलाएगा। मुझे इस माहौल से हर सूरत में सुरखरू होकर निकलना है। ख्वाह इस माहौल में जिंदा निकलूं या कोई मेरी लाश निकाले, मुझे हर सूरत में ये फ़र्ज अदा करना है। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू से गरीता बेचारी खुश्क चश्मों और जले हुए खिलियान जैसी उदास और वीरान होकर रह गई थी। थोड़ी देर तक वो टिकटिकी बांधे अहमद की तरफ देखती रही। फिर इसकी निगाहें झुक गई। इसकी आंखों में बड़ी तेजी से नमी आ गई थी। देखते ही देखते चंद कतरे दीवान खाने के फर्श पर गिर गए थे। अहमद बिन सईद बराबर इसे देखे जा रहा था। गरीता की हालत देखते हुए मौज़त तलब अंदाज में बोल पड़ा, गरीता, मेरा मकसद तुम्हारी दिल शिकनी ना था। मैंने तुम्हें हालात की असलियत से आगाह कर दिया है। ऐसी गुफ्तगू करने से मेरा मतलब यह था कि तुम्हें बुरे हालात का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस वक्त तुम मेरी मनसूबा हो। अगर मेरे फ़र्ज़ की अदायगी मुझे निगल लेती है तो मैं अभी से तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि मेरे बाद जिससे चाहो शादी कर लेना। अहमद बिन सईद की इस गुफ्तगू से गरीदा तड़प कर सीधी हो गई थी। सर पर बंधे हुए रुमाल से इसने अपनी आंखें पूंछ ली। बड़ी देर तक बड़ी हसरत, बड़े कर्ब के अंदाज में वो अहमद की तरफ देखती रही। फिर बेचारी रोती बैन करती आवाज़ में बोल पड़ी, आप कैसी और किस किस्म की गुफ्तगू करते हैं? मैंने ज़िंदगी में जिससे पहली और आखिरी मोहब्बत की है वो आपकी ज़ात है। आपके बाद शायद गरीता जिंदा रहना पसंद न करेगी। इस मौका पर अगर मैं आपसे गुजारिश करूं तो आप मेरी बात मानेंगे? अहमद ने इस मौका पर बड़े गौर से गरीता की तरफ देखा। भी धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, वो तुम क्या कहना चाहती हो? अहमद,
احمد، جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھنے ہوئے آپ کو چاہتی ہوں، آپ سے محبت کرتی ہوں۔ ایسی محبت کا اظہار آج سے پہلے آپ نے کھلے انداز میں میرے سامنے کیا۔ جو فرض آپ کو پکارتا ہے، جس فرض کے متعلق شعبان نے آپ سے رابطہ کر رکھا ہے اور وہ آپ کو خبریں دیتا ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ اس فرض کی پکار پر جانے سے پہلے میں اور آپ دونوں شادی کر لیں۔ پہلے میری بات غور سے سنیے گا، پھر کوئی آخری جواب دیجیے گا۔ آپ نے کسی بھی خوشی کو گلے نہ لگانے کی قسم کھا رکھی ہے احمد۔ میں نہ تو آپ کو کسی دکھ مصیبت میں دیکھنا چاہتی ہوں، ساتھ ہی بات میں میرے لیے انتہا درجے کی ناقابل برداشت ہوگی کہ جس فرض کی طرف آپ نے جانا ہے اس میں آپ ساری زندگی ہار بیٹھیں۔ اگر ایسا ہوا تو یاد رکھیے گا، اس حادثے کے بعد وہ غریتا کو زندہ نہ دیکھ سکے گا۔ میں یہ بھی چاہتی تھی کہ آپ اور میں دونوں بے نام و نشان مر جائیں اور ہمارا شجرہ نسب آگے نہ بڑھے، کوئی ہمارا نام لینے والا نہ ہو۔ میری اور آپ کی شادی بھی جانے خوشی کی بنا پر نہ ہوگی، بلکہ اسے ایک علاج سمجھ کر ادا کر لیا جائے تاکہ میری اور آپ کی نسل آگے بڑھے۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جس فرض کی پکار کے لیے آپ نے جانا ہے اس میں غریتا بھی اپنا فرض ضرور ادا کرے گی۔ یہاں لمحہ بھر کے لیے غریتا رکی، پھر کچھ سوچا، اپنے خیالات کو مجتمع کیا۔ اس کے بعد وہ دوبارہ احمد بن سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، احمد، میں آپ کو نئے مسائل میں جکڑنا نہیں چاہتی۔ دراصل گھر میں ایک موضوع اٹھا تھا، اس موضوع کو میں آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ جس وقت میں اور ابی آپ سے ملنے لشکرگاہ کی طرف جانے لگے تھے تو گھر پر گفتگو کے دوران ابی نے مجھ پر انکشاف کیا کہ وہ آپ سے میرے متعلق گفتگو کریں گے اور آپ سے یہ کہیں گے کہ جب تک آپ اپنے فرض کی ادائیگی نہیں کر لیتے اس وقت تک آپ کا نکاح میرے ساتھ بڑھا دیا جائے، لیکن ایسا کرنے سے میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا تھا۔ دراصل میں خود اس موضوع پر آپ سے بات کرنا چاہتی تھی اور آپ پر واضح کرنا چاہتی تھی کہ آخر میں ایسا کیوں چاہتی ہوں۔ میں ایک بار پھر آپ سے کہتی ہوں کہ میں کسی بھی صورت یہ پسند نہیں کروں گی کہ ہم دونوں اپنی کوئی نشانی، اپنا کوئی شجرہ نسب چھوڑے بغیر اس دنیا سے کوچ کر جائیں۔ بس میری یہی خواہش ہے، امید ہے آپ اپنی اس خواہش کو ٹھکرائیں گے نہیں۔ میں آپ پر یہ بھی واضح کر دوں کہ ایسا کرنے سے آپ نے جو قسم اٹھا رکھی ہے اس پر کوئی حرف گیری نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے سے بندھن باندھ رہے ہیں، یہ خوش مسرت پر مبنی نہیں۔ ہم تو اپنی نسل برقرار رکھتے ہوئے صرف ایک علاج، ایک طریقہ پر عمل کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد غریتا خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک دیوان خانے میں خاموشی رہی۔ غریتا اور احمد ایک دوسرے کے برابر ٹکٹکی باندھے دیکھتے رہے۔ پھر احمد نے غریتا کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، غریتا، جو کچھ تم نے کہا اپنی جگہ بالکل درست اور قابل توجہ ہے۔ تمہارا یہ کہنا ہم دونوں کو اپنی نسل برقرار رکھنے کے لیے شادی کا اہتمام کر لینا چاہیے، ایسا خوشی نہیں، عام سمجھ کر کرنا چاہیے۔ میں تمہاری اس تجویز سے کلی طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ساتھ مجھے یہ خیال بھی گزرتا ہے کہ تمہارے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی کہ تمہاری چچا زاد بہنوں کے گھر آباد ہو چکے ہیں اور خداوند قدوس نے انہیں بیٹوں سے نواز دیا ہے۔ ایسے ماحول میں تمہارا دل بھی ایسے مواقع پر خواہشات کے انبار اٹھتے ہوں گے، اس لیے ہر عورت ایسا سوچنے پر مجبور ہے۔ اس زندگی میں مرد ہوئی عورت کوئی بھی بے ثمر مرنا نہیں چاہتا۔ غریتا، میں تمہاری اس پیشکش کو ٹھکراتا نہیں۔ کیا تم مجھے اس موضوع پر سوچنے کی کچھ وقت دے سکتی ہو کہ آج صبح میں اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف کوچ کروں گا؟ مجھے سب سے پہلے یورپ سے آئے ہوئے ان رضاکاروں سے نمٹنا ہے جنہوں نے مسلمان علاقوں کے اندر تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا ہے۔ جیسا کھیل انہوں نے کھیلا ایسا ہی کھیل میں الفانسو کے علاقوں میں کھیلوں گا اور آنے والے ان رضاکاروں پر ثابت کر دوں گا کہ جو ضرب ہم پر لگائیں گے اس سے کئی گنا زیادہ ضرب ہم ان پر لگانے کی جرات اور حوصلہ رکھتے ہیں۔ غریتا، میں تم پر یہ بھی واضح کر چکا ہوں کہ میری زندگی کی منزل، میری زیست کا ہدف شاید اب تمہارے بغیر جینا میرے لیے ایک کرب، ایک عذاب ہے۔ لیکن اس میں صرف تمہاری ہی نہیں، میری بھی بہتری اور اچھائی بھی نہا ہے۔ مجھے کچھ وقت دو، کل تو میں اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر جاؤں گا۔ رضاکاروں سے نمٹنے کے بعد میں مشرقی بندرگاہ کی طرف چلا جاؤں گا۔ اس طرف سے آنے والے رضاکار فلسطین پر رخ کریں گے۔ ان کے پیچھے اور بہت سے رضاکار گروہ در گروہ یورپ سے فلسطین میں داخل ہو رہے ہیں۔ مجھے ابھی ان کا کلا کما کرنا ہے۔ اس مہم سے فارغ ہونے کے بعد میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس وقت تک میں اس پیشکش پر کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکا ہوں گا۔ مجھے امید ہے کہ تم میری اس گفتگو سے نا امید نہ ہوگی۔ احمد بن سعید کی اس گفتگو سے غریتا کے چہرے ہی نہیں، آنکھوں میں بھی دور تک اطمینان کی لہریں بکھر گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی رہی، پھر اس کی آواز دیوان خانے میں گونج گئی، احمد، میں آپ کی اس تجویز سے اتفاق کرتی ہوں۔ مجھے امید ہم دونوں مل کر کوئی بہتر فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ جس وقت شوبان کو چھوڑنے حویلی کے صدر دروازے کی طرف گئے تھے میں نے اپنے بابا سے آپ کے ساتھ علیحدگی میں گفتگو کرنے کی التجا کی تھی۔ اس بنا پر میں دیوان خانے میں بیٹھ گئی تھی۔ بابا نے آپ کو یہاں بھیج دیا۔ راکوش کو انہوں نے مرینا کے کمرے میں بھیج دیا تھا۔ جس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتی تھی وہ تو تمام ہوئی۔ اب میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد آج کی رات ہمارے یہاں قیام کریں۔ غریتا کی اس پیشکش پر احمد بن سعید کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔
थोड़ी देर तक वो बड़ी चाहत, बड़े प्यार और बड़ी मोहब्बत से गरीता को देखता रहा, फिर बोल पड़ा, गरीता, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ। कसम खुदा वाहिद की, मैंने अगर कल अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करना होता तो एक शब्द तो क्या, जब तक तुम चाहती मैं तुम्हारी हवेली में काम करता। इसलिए मेरा और तुम्हारा रिश्ता अब मौत के अलावा कोई मुनक़ते नहीं कर सकता। मैं खाना खाने के बाद थोड़ी देर तक तुम लोगों के साथ बैठकर बात करूंगा, इसके बाद वापस लश्कर गाह की तरफ चला जाऊंगा, ताहम कराकुश यहीं रहेगा। गरीता, मैं तुम पर यह भी इंकशाफ करूँ कि इस लश्कर को लेकर मैं मशरिक की तरफ रवाना हूँगा। इस लश्कर में कराकुश शामिल न होगा। कराकुश मेरे इस फैसले से खुश नहीं, ताहम इसने यहाँ रुकने के लिए कह दिया है। रज़ाकारों से मैं अकेला ही निपटूंगा। जब तक मैं इनका सामना करता रहूंगा, कराकुश यहाँ अपनी बीवी और बच्चे के पास रहेगा, इसलिए कि इसकी बीवी और बच्चे का हक बनता है कि वो इन दोनों के पास रहे। लिहाजा कराकुश को मैं यहीं छोड़े जा रहा हूँ। कल फजर की नमाज के बाद मैं यहाँ से कूच कर जाऊंगा। अहमद बिन सईद के कूच का सुनकर गरीता उदास और अफसुर्दा हो गई थी। इसका अंदाज खुद अहमद ने भी लगा लिया था। फिर इसने अपने लिबास के अंदर से चमड़े की एक थैली निकाली, अपनी जगह से उठा। वो थैली इसने गरीता की गोद में रख दी। फिर जब अहमद ने पीछे हटकर अपनी नशीब पर बैठना चाहा तो गरीता ने बड़ी बेबाकी का मुजाहरा करते हुए अपना गुदाज और मुलायम हाथ आगे बढ़ाया और अहमद का हाथ इसने थाम लिया और चाहत भरी आवाज में इसे मुखातिब किया, आप अजनबियों की तरह दूर होकर क्यों बैठते हैं? यहाँ मेरे पहलू में आकर बैठे और ये बताएं कि ये थैली काहे की है? अहमद हिचकिचाते हुए गरीता के पहलू में बैठ गया। कुछ देर तक वो गरीता के इस्तफसार पर सोचता रहा। फिर इसके बाद गौर से गरीता की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, ये थैली जो मैंने तुम्हारी गोद में रखी है, इसमें कुछ नकदी और दीगर कीमती अशिया हैं। ये माल गनीमत से मेरा हिस्सा है। मैं कल यहाँ से कूच कर जाऊँगा, इसलिए ये मैं तुम्हारे हवाले करता हूँ। इसलिए कि अब वक्त और कुदरत हम दोनों को एक रिश्ते में परोच चुकी है, तो मेरे बाद मेरी अशिया की तुम ही हकदार हो। और हाँ, अगर तुमसे मुलाकात न हुई तो ये चीज़ें मैं कराकुश को देता जाता तो तुम्हारे हवाले कर देता। गरीता थोड़ी देर तक सोचों में डूबी रही। एक निगाह इसे अपनी गोद में रखी चरमी थैली पर डाली। इसके बाद इसने अहमद बिन सईद की तरफ देखना और कहना शुरू किया, अहमद, अगर इस थैली की मैं अमीन हूँ तो जो कुछ इस थैली के अंदर है इसकी फहरिस्त मुझे चाहिए, ताकि जब आप ये थैली मुझसे लेने आए तो मुझे इत्मीनान होगी जो चीज़ें आपने मेरे हवाले की हैं इनमें खयानत नहीं हुई, इसलिए कि फिलवक्त आपके अहले खाना इन चीज़ों की मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। गरीता की इस गुफ्तगू से अहमद बिन सईद के चेहरे का रंग खाक हो गया। इसकी आंखों में शाम की परछाइयों की उदास रंगों के गीत और गमों के हीरे रक्स करने लगे थे। मजमूई तौर पर अहमद बिन सईद की हालत अजनबियत की धुन में वीरान लम्हों और तूफान रतों की होकर रह गई थी। इसकी बदलती हुई हालत पर गरीता ने तकरीबन चौंकते हुए इसके देखा। इस मौका पर अहमद बिन सईद ने इसे कहत खूरदा, जार और बीमार और मखमूम सा लगा। वो इसे उस मुसाफिर की तरह महसूस हुआ जो रेत के तपते टीलों पर यादों के भंवर से उलझ कर रह गया हो। अहमद बिन सईद की हालत देखते हुए गरीता बेचारी का दिल सुलग उठा था। खुद भी सुलगती दोपहर और दश्ते गुर्बत में जलती शमों की मानिद होकर रह गई थी। दोनों कुछ देर तक पत्थर से बने रोज़न जिंदान की तरह खामोश रहे। इसके बाद गरीता ने अहमद बिन सईद को मुखातिब किया, मुझे किसी ने आज तक आपके अहले खाना के मुतल्लिक तफसील तो नहीं बताई, ना ही किसी ने मेरे सामने इनके हालात बयान किए हैं। लगता है मेरी इस गुफ्तगू से आपकी दिल शिकनी हुई है, इसलिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि आप मुझे अपने घर के हालात तफसील से न बताएंगे। आप और आपके अहले खाना के जिक्र पर इस कदर तेजी से उदास और वीरान और मखमूम क्यों हो गए हैं? अहमद बिन सईद के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरती फिर गरीता की तरफ देखा। गरीता, ऐसी कोई बात नहीं। जहाँ तक मेरे अहले खाना के हालात का तल्लुक है तो मेरी अजीज होंकते रोते उजाड़ जंगल की मानिद है। मैं अब तक जुल्मत के रेगजारों पर सफ़र करता रहा हूँ। मैं कौन हूँ, किस दियार से हूँ? फिलहाल मुझसे ऐसा कोई सवाल न करना जब तक मेरा वो फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता जिसके लिए मैंने अपनी खुशियों को अपने जिस्म जान से दूर रखा है। तब तक मैं तो अपने हालात तफसील से नहीं बता सकता। यहाँ तक कहते कहते अहमद बिन सईद को रुक जाना पड़ा, क्योंकि इसी लम्हा शाम की बीवी दरवाजे पर नमदार हुई थी। इसने खाने की इत्तला दी थी। लिहाजा अहमद बिन सईद और गरीता दोनों चुपचाप उठे। वो दीवान खाने से निकलकर खाने के लिए उर्फा के साथ हो लिए थे। खाने के बाद अहमद बिन सईद वापस अपने लश्कर गाह की तरफ लौट गया था। अगले रोज वो अपने लश्कर के साथ कूच कर गया था। मुअज़्ज़िज़ सामीनी हज़रात, ये दास्तान अभी जारी है। बकिया वाक़ियात अगली किस्त में देखते रहिए उर्दू क्लासिक। अल्लाह हाफिज़।